नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद सचिन चौधरी में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फेमस विक्टोरियन क्रिटिक एंड पोएट मैथ्यू आर्नोल्ड। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैथ्यू आर्नोल्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है। आज हम मैथ्यू आर्नोल्ड का फेमस एस्से द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम लेकर आए हैं, जो उनका बहुत ही फेमस एस्से है और जिसमें उन्होंने क्रिटिक के रोल के बारे में बताया है। चलिए दोस्तों, बिना किसी समय को गंवाए लेक्चर शुरू करते हैं। आज का लेक्चर मैथ्यू आर्नोल्ड एज ए क्रिटिक फोकस्ड होगा। कम समय में वीडियो में हम आपको बताएंगे उनके ऐसे के बारे में। बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। मैथ्यू आर्नोल्ड वाज बोर्न ऑन 24 ऑफ दिसंबर 1822 इन इंग्लैंड। जी दोस्तों, उनका जन्म 1822 इंग्लैंड में हुआ। उनकी डेथ 1888 में हुई थी ड्यू टू हार्ट फेलियर। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पीजीटी जीआईसी जैसे एग्जामों में डायरेक्ट के, किसी राइटर की मृत्यु, उसकी डेथ किस कारण से हुई थी। चलिए दोस्तों, उनके बारे में एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देखते हैं। एन इंग्लिश पोएट एंड कल्चरल क्रिटिक हु वर्कड एज एन इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल। दोस्तों, अगर इनका क्रिटिक के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये याद रखना है पॉइंट, वो ये कल्चरल क्रिटिक थे। एंड ही वॉज क्लासिस्ट इन हिज थॉट बिकॉज he was very much interested and influenced by the classical writers and their theories. Arnold was a classicist in his insistence on the importance of action as the proper theme of poetry. He was the son of Thomas Arnold, the celebrated headmaster of रग्बी स्कूल, और अपने पिता के लिए उन्होंने द रग्बी चैपल फेमस एलेजी भी लिखी है, आप सबको पता होगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और उन्हें हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन बटन ज़रूर दबा दें। जो लोग इंग्लिश के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जीआईसी, जीडीसी, नेट या इंग्लिश सब्जेक्ट से जुड़े हुए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जहां लिटरेचर का पार्ट आता है, तो वो हमारे चैनल पर ज़रूर जुड़ें। और आप कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। और आने वाले समय में अगर आप चाहते हैं कि मैथ्यू आर्नोल्ड के इस एस्से या किसी और एस्से को डिटेल्ड में डिस्कस किया जाए तो आप हमें बताइए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक छोटी सी वीडियो में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन उनके बारे में बता देते हैं सारी चीज़ें। द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम बहुत ही फेमस एस्से है दोस्तों। इस एस्से में जो कि फेमस हमारे पोइट ने लिखा है, वो बताते हैं कि क्रिटिक का असल रोल क्या है। दोस्तों, क्रिटिसिज्म को इन्होंने क्या कहा है उसके बारे में जानते हैं। द एस्से वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द कलेक्शन एस्से इन क्रिटिसिज्म इन 1866। एस्से इन क्रिटिसिज्म इनकी एक बुक आई थी, आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें। और इसका पहला एस्से दोस्तों द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट प्रेजेंट टाइम था, कि वर्तमान समय में एक क्रिटिक की क्या भूमिका है, क्रिटिसिज्म कैसा होना चाहिए, इसके बारे में इन्होंने अपनी थियरी दी है। इन द एस्से अर्नोल्ड डिफाइंस क्रिटिसिज्म एंड द ट्रू रोल ऑफ ए क्रिटिक। वास्तव में एक कार्य क्या है, एक सच्चा क्रिटिक कैसा होता है, उसके बारे में इन्होंने बताया है। इसके बारे में दोस्तों, अर्नोल्ड की शुरुआत एज ए क्रिटिक 1853 में हुई थी, जहां पर उनका एक वर्क आया था द प्रीफेस ऑफ द पोएम्स। उसके बाद उन्हें जो पॉपुलैरिटी मिली वो उनके वर्क से मिली थी, द एस्से इन क्रिटिसिज्म से, जिसका पहला ही एस्से था द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम, जो बहुत ही प्रैक्टिकल एस्से था। और ये उससे पहले भी एक पोइट के रूप में जाने जाते थे और एज ए क्रिटिक इन्होंने अपने विचार रखे, जो आज भी लोग काफ़ी उन्हें फॉलो करते हैं और बहुत ही प्रैक्टिकल विचार हैं। देखिए किस तरीके से इन्होंने क्या रोल इसमें बताया है। द मेन आइडियाज़ ऑफ अर्नोल्ड, किन किन आइडियाज़ पे उन्होंने बात की है अपने इस एस्से में। ट्रू रोल ऑफ एन क्रिटिक, एक क्रिटिक का क्या रोल होता है, क्या भूमिका होती है, और उससे इन्होंने अपने एस्से में डिस्कस किया है। दूसरे पॉइंट पर देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, क्रिटिसिज्म इज इन्फीरियर टू क्रिएशन। जी दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट कर लीजिए। पूछा जाता है क्रिएशन यानी पोएट यानी राइटर और क्रिटिक, क्रिटिसिज्म में से किसे ज़्यादा वैल्यू दी है, तो इन्होंने दोस्तों क्रिएशन को बड़ा बताया है। क्रिटिसिज्म इनके अकॉर्डिंग बड़ा काम नहीं है, उससे बड़ा काम है क्रिएशन। जी दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। क्रिटिसिज्म का रोल क्या है, क्रिटिक क्या रोल प्ले कर सकता है। अगर आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आता होगा दोस्तों, ये क्वेश्चन पर आप सोचिए, आपके अपने क्या विचार हैं। क्रिटिक बड़ा है या पोएट बड़ा है, आप क्या समझते हैं, क्या जानते हैं, क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अर्नोल्ड ने राइटर, पोएट, क्रिएटर को ज़्यादा बड़ा माना है। चलिए दोस्तों, अगला पॉइंट देखते हैं।
क्रिटिसिज्म मस्ट बी डिसइंटरेस्टेड। दोस्तों हाईलाइटेड है ये पॉइंट, डिसइंटरेस्टेड की थियरी इन्होंने दी है। इस वर्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए, हमने नीचे डिस्क्राइब कर दिया है। दैट इज अ पीस ऑफ लिटरेचर शुड बी एग्जामिन्ड ऑन इट्स ऑन मेरिट। कोई भी वर्क, उसकी जो तुलना है, उसका जो मूल्यांकन है, उसका जो इवेल्युएशन है, वो उस वर्क के बेस पर होना चाहिए, विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम द क्रिटिक्स ऑन बिलीव और वैल्यूज़। जो उसका क्रिटिक है उसकी उसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। ये मत है, ये इनका आइडिया है, ये इनका थॉट है जो इन्होंने डिसइंटरेस्टेड में दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है, नेट एग्जाम्स में भी पूछा गया है कि क्रिटिसिज्म और क्रिएशन में किसे बड़ा माना है मैथ्यू अर्नोल्ड ने, और डिसइंटरेस्टेड की थियरी इनकी क्या है। चलिए आगे देख लेते हैं इन्होंने क्या थियरी दी है। अर्नोल्ड डिफाइंस क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म को कैसे परिभाषित अर्नोल्ड करते हैं? A disinterested endeavor to learn and propagate the best that is known and thought in the world, and thus to establish a current of fresh and true ideas. दोस्तों कितनी शानदार परिभाषा इन्होंने दी है, आप इसे याद रखना। एज ए पोएट, एज ए क्रिएटर, ये दोनों ही थे, ये पोएट भी थे और क्रिटिक भी थे, और इनका अपना मानना था कि जो क्रिएशन है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा डिफिकल्ट है और ज़्यादा हाई लेवल पे इन्होंने रखा है। और क्रिटिसिज्म का काम क्या है? डिसइंटरेस्टेड एंडेवर टू लर्न एंड प्रोपोगेट द बेस्ट दैट इज नोन इन द वर्ल्ड। इस दुनिया में जो भी कुछ अच्छा लिखा गया है, कहा गया है, उसके बारे में अपने किसी पूर्व मत से ग्रसित हुए बिना जो क्रिटिक अपने विचार रखता है, वो उसका महत्वपूर्ण काम है, और प्रोपोगेट करता है उस आइडिया को, जो नया आइडिया दिया गया है नए राइटर द्वारा दोस्तों, जो एक नई करंट, नई फ्रेश, नई धारा की तरह, एक नई पवन की तरह, एक नई नदी की करंट की तरह वो बहता है। एक ऐसे आइडिया को प्रोपोगेट करना क्रिटिक का काम है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। अर्नोल्ड सेज अ क्रिटिक मस्ट नो द बेस्ट दैट इज नोन एंड थॉट इन द वर्ल्ड। एक क्रिटिक को बहुत पढ़ा लिखा होना पहली शर्त है दोस्तों। वो कहते हैं एक क्रिटिक की जिम्मेदारी है कि किसी भी वर्क को जज करने से पहले उसे पता होना चाहिए कि दुनिया में क्या श्रेष्ठ अब तक कहा सुना गया है। उसके बिना वो उसे इवेलुएट नहीं कर सकता, वर्क को उसके बारे में, दुनिया तक उसके बारे में नहीं पहुंचा सकता। एक अच्छा क्रिटिक वही है जो एक अच्छा स्कॉलर है, और अर्नोल्ड खुद भी बहुत अच्छे स्कॉलर थे दोस्तों। उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था, क्लासिकल लिटरेचर से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, और वो उनके वर्क और थियरीज में भी दिखता है। इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल क्रिटिसिज्म मस्ट बी एसेंशियली द एक्सरसाइज ऑफ क्यूरियोसिटी। दोस्तों एक बात, एक शर्त रखी है इन्होंने, एक अच्छा क्रिटिक होने के लिए आपको बहुत क्यूरियस होना चाहिए, एक खोजी स्वभाव का व्यक्ति होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एक वैज्ञानिक, एक साइंटिस्ट होता है, वो जब तक खोजी स्वभाव का नहीं होगा तो नई खोज नहीं ला सकता। ऐसे ही एक क्रिटिक लिटरेचर में, जब तक इफ ही इज़ नॉट क्यूरियस, ही कैन नॉट गिव हिज न्यू थियरीज। दोस्तों आगे देखते हैं। द डिफिशियंसीज एनी क्रिएशन इज वन थिंग विच क्रिटिसिज्म कैन हेल्प टू रेमेडी। दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात इन्होंने और लिखी है कि क्रिटिक के कंधों पर क्या जिम्मेदारी है, वो क्या कर सकता है। अगर क्रिएशन बड़ी है तो क्रिटिक का क्या काम है? दोस्तों जहाँ पर क्रिएशन लैक हो जाती है, जहाँ राइटर पीछे छूट जाता है, तो क्रिटिक की जिम्मेदारी है उसे बताए, उसे चिन्हित करे, उसे पॉइंट आउट करे। दोस्तों आगे इन्होंने 2 पॉइंट भी दे दिए हैं। फॉल्स स्टैंडर्ड्स ऑफ जजमेंट। क्रिटिक जब जज करता है तो कुछ स्टैंडर्ड ऐसे होते हैं जो उसे फॉलो नहीं करने चाहिए। अगर वो उसे करता है तो वो सही जजमेंट वर्क के साथ नहीं कर पाता। He cannot justify his work if he is using the standards like personal standards and historical standards. कहता है हमारे और मैथ्यू अर्नोल्ड के पर्सनल स्टैंडर्ड पर कभी किसी कार्य को जज नहीं करना चाहिए। आपके अपना इंटरेस्ट क्या है, कि जो आप राइटर का वर्क पढ़ रहे हैं, क्या उसने जो लिखा है उसमें आपका इंटरेस्ट हो या ना हो, आपको उसमें अपना पर्सनल स्टैंड इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। हिस्टोरिकल आधार पर भी चीज़ों को नहीं ज़्यादा जज करना चाहिए। आपको चाहिए कि नई चीज़ों को नई तरीके से जज करें, लेकिन शर्त वही है कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए, बहुत एक रिसर्चर, एक क्यूरियस व्यक्ति आपका होना बहुत ज़रूरी है, अगर एक आप अच्छे क्रिटिक बनना चाहते हैं। और देखिए दोस्तों, पोएट्री इज़ द हाईएस्ट ऑर्डर रिक्वायर्स टू सुटेबल एक्शन। उन्होंने एक्शन के बारे में बात की है, पोएट्री को ऊपर रखा है, क्रिएशन को ऊपर रखा है। दोस्तों चलिए अब वीडियो के अंत में हम आपके लिए कुछ क्वेश्चन भी लेकर आए हैं, 1-2 क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन का आंसर हम आपसे पूछेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों मैथ्यू अर्नोल्ड ने बहुत फेमस टर्म्स और कॉन्सेप्ट दिए हैं। पोएट्री इज़ द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ जैसे इनकी फेमस डेफिनेशंस हैं। इन्होंने टच स्टोन मेथड के बारे में बताया है, उसे दिया है, जो उनका बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है। हम जल्दी उसके ऊपर भी वीडियो लेकर आएंगे। आप बता सकते हैं कि आप
किस किस इनके सब्जेक्ट पे किस किस टॉपिक पर आप वीडियोस देखना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए हम आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, उनके आंसर आपको हमें बताने हैं। पहला ही क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन हिज एसे द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम मैथ्यू आर्नोल्ड सेज दैट, क्या कहते हैं क्रिएटिव एंड क्रिटिकल पावर शुड बी रैंक्ड इक्वली, क्या दोनों को इक्वली रखा जा सकता है? क्रिटिकल पावर शुड बी रैंक्ड हायर देन क्रिएटिव पावर, क्रिटिकल पावर शुड बी हायर देन, उसे हायर पोस्ट पोस्ट दी है, या क्रिएटिव पावर शुड बी रैंक्ड हायर देन क्रिटिकल पावर, इसे और ऊपर रखा जाना चाहिए। क्रिएटिव एंड क्रिटिकल पावर्स आर नॉट कंपेरेबल इन एनी वे, इन दोनों की कोई भी तुलना नहीं है। तो दोस्तों आपको पता है क्रिटिकल पावर को उन्होंने ऊपर नहीं रखा है, उन्होंने क्रिएटिविटी को ऊपर रखा है। तो ठीक है, जिन लोगों ने बताया है क्रिएटिविटी पावर शुड बी रैंक्ड हायर देन क्रिटिकल पावर, सही जवाब है दोस्तों, बिल्कुल सही। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। विच फेमस स्कूल डिड आर्नोल्ड अटेंडेड एज अ बॉय, किस स्कूल में वो पढ़े थे? टीजीटी पीजीटी में डायरेक्ट कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, बहुत आसान जवाब है, आपने पढ़ा है, बिल्कुल ठीक है, डी द रग्बी स्कूल, जहाँ पर उनके फादर भी टीचर थे और वो खुद भी पढ़े हैं, और रग्बी चैपल नाम की फेमस पोएम भी उन्होंने लिखी है। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, और जल्दी हम इसके ऊपर भी एक वीडियो लेकर आएंगे। टच स्टोन मेथड, आपने सही सुना है। इन विच ऑफ हिज एसे अर्नोल्ड गेव हिज फेमस कॉन्सेप्ट ऑफ टच स्टोन मेथड, टच स्टोन मेथड का कॉन्सेप्ट इन्होंने अपने किस ऐसे में लिखा है, वो किस ईयर में पब्लिश हुआ है, ये आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, एक छोटी सी वीडियो में हमने आपको पूरे ऐसे के बारे में बता दिया है, क्या क्या पॉइंट उन्होंने लिख रखे हैं, क्रिटिसिज्म की क्या डेफिनेशन है, और क्या एक क्रिटिक का रोल है, आपकी स्क्रीन पर दिखा दिया है। आपको वीडियो हमारा कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। दोस्तों जल्दी हम आएंगे नया वीडियो, नया कंटेंट लेकर। टिल देन बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।